हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे। क्लास 12 का जो ऑब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिनमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके थे। और आगे हम लोग आज जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से फिर इनके और भी पार्ट होंगे। और अभी फिलहाल आप लोगों का तो फिजिक्स का एग्जाम है कल को, तो उनको आप दे लीजिए, उनके बाद फिर इन पे लगना हम लोगों को। चलिए, तो हम इनको तैयार करके वीडियो रख देते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि कितने अर्धसूत्रण विभाजन के परिणाम स्वरूप 120 बनेंगे। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, उसी को कह सकते हैं मियोसिस डिवीजन, विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स। इसके लिए आपको एक तरीका हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी यह अर्धसूत्रण विभाजन से सीड बनने का जब बात करें तो कुछ ने एक सरल सा तरीका है, आप इन्हें अपना लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको ये दिया रहे, याद है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है आपको, इनको आपको जान लेना है कि हमारा एन है। एक फॉर्मूला आपको सिखा देते हैं, ध्यान रखिएगा, n + n/4। ये आप ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, इनमें आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो n का मतलब n का मान कितना 100 है, तो 100 + 100/4, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करते हैं, इनको आप कटिंग कर दीजिए, कितना बार में होगा 25, और कितना होगा 100 प्लस कितना 25, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा 125। तो इनमें आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही 125 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सब में ध्यान रखिए, जब भी कभी बीज के बारे में बात करें बनने के लिए और आपको मियोसिस डिवीजन बात करें तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, n + n/4। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला वीडियो क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। परागकण के बाह्य चोल किसकी बनी होती है? कहते हैं एक्साइन वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। तो किनका? पहला ऑप्शन पैक्टिन का, काइटिन का, स्प्रोपोलिनिन का, सेल्यूलोज का। तो याद रखिएगा, परागकण का जो बाह्य चोल बना होता है वो बना होता है स्प्रोपोलिनिन का। किसका बना होता है? ये स्प्रोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, स्प्रोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ का, ठीक है। फिर उसके अंदर वाला जो पार्ट है वो बना होता है सेल्यूलोज का, यानी उनका जो एक्साइन होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, लेकिन बाहर वाला भाग जो बना तो वो स्प्रोपोलिनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ से बना होता है, ठीक है। इसका आंसर 25 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है एंटोमोफिली। पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? पहले आपको इंटेमो का मतलब क्या, इनको आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। इंटेमो को जब आप समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अब यहां पर पहले इंटेमो को पहले समझ लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक शब्द है इंटेमोफिली, ये दो शब्द का बना, पहला इंटेमो और दूसरा क्या फिली। ये जो इंटेमो है इसका अर्थ होता है इंसेक्ट। इंटेमो का अर्थ होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? कीट कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या है? फिली। और फिली मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परागण। तो आप कह सकते हैं कि जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? इंटेमोफिली। आपको पूछा देगा इंटेमोफिली क्या बोलेंगे? जब पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होगा तो वो इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटेमोफिली। तो इस तरह का सवाल अगर दिया है आपको कि कीट के द्वारा परागण जो है, कीट के द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो वो इंटेमोफिली कहलाएगा। ये तो इंटेमोफिली में किसके द्वारा परागण होता है, तब वहां पर हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं, किनके द्वारा? कीट के द्वारा। तो उनका ऑप्शन अब देखते हैं क्या है। तो आइए, तो सवाल था क्या कि इंटेमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? इंटेमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, वो किनके द्वारा? पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या चीजों के द्वारा? अभी आपको बोले किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। तो ये जो आपका आंसर है सी नंबर जो है वो आपका सही जवाब होगा, इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
कि वेलेस्नेरिया में, यहाँ पर देखिए और भी चीजें रहेगा। वेलेस्नेरिया ये अकेला नहीं है, इनमें और भी जुड़ा हुआ रहेगा। वेलेस्नेरिया के अलावा और कौन सा? हाइड्रिला है, हाइड्रिला, और भी है जोस्टेरा। ये सबको ध्यान में रखना है। वेलेस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा हो गया। इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा। ये सब पौधे जल में डूबी हुई अवस्था में, सबमर्ज्ड स्टेज में ये सब रहता है, जल में डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रिला हो गया, जोस्टेरा हो गया, वेलेस्नेरिया हो गया, इन सब में जल के द्वारा परागण होता है। ठीक है, और एक बात इस जगह ध्यान रख लीजिएगा, कुछ ऐसे पुष्प हैं जो जल के सतह पर, जल के ऊपर पर रहता है, जैसे कि कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, वही कमल का एक व्हाइट वाला जाति वाटर लिली हो गया। इनमें जो परागण होता है वो कीट के द्वारा, क्योंकि वो जल के बाहर रहता है। और फिर हो गया जलकुंभी हो गया, जिसे इकोर्निया कहते हैं, जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये जल के बाहर रहता है, तो जल के बाहर रहता है। इनमें जो परागण होता है वो इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा परागण होता है। ध्यान में रखिएगा। क्या क्या बोले? कमल हो गया, उसी का चचेरा भाई बोल सकते हो वाटर लिली हो गया, और फिर क्या कहते हैं जलकुंभी हो गया। इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो कीट के द्वारा होता है। लेकिन यार ये होता है जल में, लेकिन इसका पुष्प जल से बाहर होता है। लेकिन ये सब पौधा जो वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये पानी के अंदर होता है, जिनके वजह इसमें परागण की क्रिया किनके द्वारा होगा? जल के द्वारा। इनका आंसर हो जाएगा 27 का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 28 का। कहते हैं कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में जो परागण होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें चमगादड़ के द्वारा, बैट के द्वारा। सेमल में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखें, चमगादड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। कहता है बहुभ्रूणता सबसे पहले, कहता है पॉलीम्ब्रियोनी जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो पॉलीम्ब्रियोनी सबसे ज्यादा इनमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये जिम्नोस्पर्म में। सबसे ज्यादा किनमें होता है बाबू? जिम्नोस्पर्म में। सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि किसी बीज में भ्रूण की जो संख्या होता है वो एक से अधिक होता है, एक से अधिक। आप लोग देखे होंगे किसी एक बीज से एक ही पौधा निकलता है, इसका मतलब वो उस बीज के अंदर में एक ही भ्रूण था। लेकिन जब किसी बीज से बहुत सारा पौधा निकले तो इसका मतलब हुआ कि उनके अंदर बहुत सारा भ्रूण था। वो बहुत सारा भ्रूण का उपस्थित होना, बहुत सारे इम्ब्रियो का उपस्थित होना, वो अवस्था कहलाता है पॉलीइम्ब्रियोनी, या तो उसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। और ये सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें? जिम्नोस्पर्म में होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पॉलीइम्ब्रियोनी को सबसे पहले जो देखा गया था वो देखा गया संतरा के बीज में। सबसे पहले संतरा के बीज में देखा गया, नारंगी के बीज में देखा गया। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, 29 नंबर का आंसर क्या होगा? ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 का बात करते हैं। 30 नंबर में कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? आम में, नारियल में, सेब में, पपीता में। याद रखिएगा, आम का जो खाने भाग है ईपी का, पपीता तो इंडोस्पर्म खाते भी नहीं है। नारियल खाया जाता है, सेब तो पुष्पासन खाते हैं, और पपीता का हम लोग क्या करते हैं? तो इसका भी मेसोकार्प खाते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ जो भ्रूणपोष, ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि भ्रूणपोष नारियल में, ऐसे भी केंद्रीय भ्रूणपोष जो तो वो किसका होता है बाबू? नारियल का होता है। ठीक है, तो 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। 30 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारियल। नारियल का जो भ्रूणपोष होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष, उसी को न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो 30 हो गया। अब 31 नंबर का बात कर लेते हैं। 31 नंबर में कहते हैं साल्विया में परागण किसके द्वारा होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। साल्विया ये आपके एनसीईआरटी से भी उठा सकता है आपको। तो साल्विया में जो परागण की क्रिया होती है वो कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो कीट के द्वारा। साल्विया में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है? तो वो कीट के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा? ये कीट के द्वारा परागण होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 32 में? कहते हैं क्या युग्मनज क्या है? कहते जायगोट। ये आपको दिया है हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड क्या होता है? अगुणी, द्विगुणी, त्रिगुणी क्या होता है? तो याद कीजिए, पहले आपको समझना होगा युग्मनज पहले, उसके बाद फिर आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं, आइए आते हैं युग्मनज पर। आपको हम युग्मनज का जब बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन से संबंधित है, निषेचन से संबंधित है, तो आपको क्लियर होगा। देखिए क्या कहते हैं। तो नर युग्मक, नर युग्मक मतलब मेल गेमीट। ध्यान दीजिएगा, हम बात करें किसका? नर युग्मक का। नर युग्मक मतलब बात होता है मेल गेमीट। मेल गेमीट, मेल गेमीट में गुणसूत्र की संख्या n होता है। फिर बात करें मादा युग्मक का। मादा युग्मक मतलब फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट आप ऐसे समझ सकते हैं। नर युग्मक को ही कहा जाता है शुक्राणु, बोल सकते हैं।
मादा युग्मक को ही कहा जाता है अंडाणु, बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनमें भी कितना गुणसूत्र एन होता है, इसमें भी कितना एन होता है, सब एक ही चीज है, हम ज्यादा आपको उलझन नहीं कर रहे हैं। नर युग्मक बोलो, मेल गैमेट बोलो, शुक्राणु बोलो, मादा युग्मक बोलो, फीमेल गैमेट बोलो, अंडाणु बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। हम इन सबको यहाँ उलझाने के लिए नहीं, बस आपको समझाने के लिए, ये सब चीजें एक ही चीज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनमें क्रोमोसोम जो संख्या होता है वो कितना होता है, एन होता है, ठीक है। आइए अब इन दोनों को संलयन कराना होगा। जब ये दोनों संलयन करते हैं तो यही क्रिया कहलाता है फर्टिलाइजेशन, या उसी को कहते हैं युग्मनज। जब ये दोनों संलयन होता है तो एन और एन मिल जाकर कितना 2n, और 2n जो बना है वो है क्या, उसी का नाम है बाबू युग्मनज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट। क्या कहते हैं उसे, बोलो जायगोट। ये जो एन और एन मिल गया कितना होगा, इसमें 2n। ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज में गुणसूत्र गया 2n। और याद रखिएगा जब n होता है तो n को कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, बोलो अगुणित। अब फिर होता है 2n, 2n मतलब डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित, याद रखिएगा ये द्विगुणित। तो युग्मनज में गुणसूत्र कितना 2n होता है। यही फिर आगे चलकर बनेगा भ्रूण, जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n, याद रखिएगा, इसमें भी कितना होता है 2n। युग्मनज में भी 2n और भ्रूण में भी 2n होता है। तो 2n को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो 3n होता है, 3n को कहते हैं ट्रिप्लॉइड, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिगुणित कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मिलता है किसमें, इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म में, किसके इंडोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म के। किसका, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म के नहीं, केवल एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होता है 3n, समझे ना। आमतौर पे अगर भ्रूणपोष बोले समझना आपको एंजियोस्पर्म का ही बात कर रहे हैं, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना 3n होता है, मतलब उसी को ट्रिप्लॉइड या उसी को कहते हैं त्रिगुणित। तब आइए आपका सवाल का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा। आइए तो सवाल क्या था आपका, युग्मनज। युग्मनज में क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या, द्विगुणित, जिसे कहते हैं डिप्लॉइड, मतलब 2n। अगला कहता है क्या, 33 नंबर में, पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होता है। तो पराग कण में जो विशेषकर विटामिन होता है वो विटामिन बी होता है। क्या होता है बाबू, वो विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन बी जो है पराग कण में पाया। अगला, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है वह है, क्या है भाई, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय, इनमें से कोई हिंदी का सवाल दिए। स्त्री केसर वो जो पराग के लिए अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है वो कौन है, स्टिग्मा, स्टाइल, अंडाशय। ये तो नीचे रहता है, ये उसे सबसे ऊपर कौन, इसी के ऊपर पराग गिरता है ना। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर। 34 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। चलिए अब 25 नंबर देख लेते, कहता आवृत बीजों में कौन सा कोशिका 2 नर युग्मों को उत्पन्न करती है। कहता आवृत बीजों में, यानी हम बात कर रहे हैं किसका, तो एंजियोस्पर्म बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं वो ऑप्शन कौन कौन है। यहां पर आपको दिया गया है, कायिक कोशिका दिया है, जनन कोशिका दिया है, लघु बीजाणु दिया है, और ये सब चीजें तो कुछ नहीं, आपको ये ऊपर वाला देखना। ये क्वेश्चन आपको ऊपर में भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, है ना, ऊपर में भी हम लोग कर चुके हैं। कौन सी कोशिका है, तो भाई ये जो कायिक कोशिका है, तो कायिक कोशिका उसके बॉडी ऑर्गन का निर्माण करे, नहीं, वो क्या हो जाएगा, जनन कोशिका हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल, जनन। उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अब 36 नंबर कहते हैं क्या, तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं, फिलिफॉर्म एपार्टस पाए जाते हैं, कहां पर मिलता है बोलो, अंड कोशिका में, कायिक कोशिका में, सहायक कोशिका में, एंटीपोडल। ये क्वेश्चन आपको रिपीट है। 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 36 का कहां पर होते हैं बोलो, तो वो होता है कहां पर, सहायक कोशिका ऊपर, कहां पर, सहायक कोशिका, साइनोजिक सेल के ऊपर पर तंतुरूप उपकरण, जिसे हम लोग फिलिफॉर्म एपार्टस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भ्रूण कोश की किस कोशिका से पराग नली प्रवेश करती है। याद रखेगा, अभी जो आपको बोले सहायक कोशिका, ये जो सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका के द्वारा ही पराग नली जो है वो प्रवेश करती है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं आपको कि ये जो चित्र आपको बता रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा।
देखिए ये जो आपको ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको लंबा सा सेल है, इसी का नाम है एक सेल। एक सेल है और ये दोनों जो साइड में जो है इसी को कहते हैं साइनर्जिड सेल, सहायक कोशिका कहते हैं। साइनर्जिड सेल इसी को कहते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। और ऊपर में 3 कोशिका रहते हैं यहाँ पर, जिसे क्या कहते हैं एंटीपोडल। तीनों को कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो सवाल आपको दिया है कि आखिर जो पराग नली जो प्रवेश करता है वो किसके द्वारा प्रवेश करता है ना। तो आइए देखिए समझते हैं कहां से करते हैं। परागकण जब इनके ऊपर यहाँ पर गिरेंगे, परागकण गिर गया, अब ये यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर ये पराग नली बनेंगे, एक ट्यूब बनेगा, इस ट्यूब को यहाँ से प्रवेश करेंगे, है ना। यहाँ पर ट्यूब दिखा रहा है, इसी को कहते हैं पोलन ट्यूब। ये हो गया, प्रवेश करेगा। ये जो प्रवेश करता है बाबू, ये ट्यूब प्रवेश किससे करता है? सहायक कोशिका से होकर। कहां से होता है? सहायक कोशिका से होकर करता है। ये सवाल आपका, सहायक कोशिका से प्रवेश करेगा। हाँ चलिए, तो इनका जो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर जब किससे तो वो हो जाएगा सहायक कोशिका 37 का C नंबर आंसर हो जाएगा। 37 का कितना हो जाएगा? C नंबर, ठीक है, ये वाला, ये सहायक कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि डायस एक ऐसा जैव प्रक्रम है जो जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं किंतु जाति के लिए आवश्यक है। कहता है कि जीने के लिए नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं करते हैं तो जीवन खत्म हो जाए, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि उनकी जाति खत्म हो जाएगी। तो वो क्रिया क्या कराता है? वृद्धि बिल्कुल नहीं होगा, प्रजनन राइट, शोषण या पोषण। हम यहाँ पर तो जीने का तो बात ही नहीं कर रहा है, जाति के लिए बात करें। जब जाति के लिए बात करें तो वो मतलब उनकी इंडिविजुअल के लिए, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन है? प्रजनन, मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक क्रिया जिससे अपनी जाति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, है ना, वही चीज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का B नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 39 नंबर। कहते हैं कि द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितना है? इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो 3n होता है। कितना? सॉरी 2n। द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बाबू? 2n। और 2n को ही क्या कहते हैं? डिप्लॉयड। इसी को डिप्लॉयड या इसी को क्या कहते हैं बाबू? द्विगुणित। और वो क्या हो जाएगा? A नंबर में अगुणित है, 2 नंबर में, B नंबर में क्या है? द्विगुणित। ये डिप्लॉयड हो जाएगा, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है पहले भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में चमगादड़ के द्वारा परपरागण? किसके द्वारा बात कर रहे हैं? चमगादड़ के द्वारा। कहते हैं निम्न में से किस पौधे में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, किसमें दिया है? रफलेशिया में, रफलेशिया में नहीं होगा, केसिया में, केसिया में नहीं होगा, कॉफी में भी नहीं होगा, बालखीरा होगा, बालम खीरा, B नंबर। इसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? B नंबर, बालम खीरा। ये जो है इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग ये जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया एक पार्ट का। तो हम इस जगह चाहते हैं कि इनका वीडियो इतना ही, फिर हम लोग अगला जो अभी पढ़ेंगे अगला मॉडल को, फिर उनके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है।